गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेटलर्जी। तो लेट्स स्टार्ट। मेटलर्जी मेटलर्जी है क्या? सबसे पहले ये देखो। मेटलर्जी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इम्प्योर फॉर्म। The compounds of metals mixed with soil, limestone, sand, rocks are known as minerals। का मतलब जितने भी कंपाउंड्स मेटल के होते हैं वो इम्प्योरिटीज के साथ में जो मिक्स होते हैं वो मिनरल कहते हैं। और अब ये metals are commercially extracted from minerals at low cost and minimum effort. These minerals are known as ores। ऐसे मेटल्स जो कि कमर्शियली मतलब हम उन्हें निकालते हैं और वो भी लो कॉस्ट में और कम एफर्ट में, उन्हें बोलते हैं ओर्स। A substance which is used to charge furnace to remove the gandry means impurities is known as flux। Metallurgy deals with the process of purification of metals and the formation of alloys। अब alloys जब भी फॉर्म होंगे ना जब मेटल्स हमारे पास प्योर होंगे। नेक्स्ट, अब मेटलर्जी के अंदर आयरन, केमिकल मेटलर्जी, अलग अलग चीजें आती हैं। डिफरेंस बिटवीन ओर एंड minerals। All natural occurring substances that are present in the earth's crust are known as mineral। All minerals are not ores। क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं वो इतनी आराम से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो ओर्स नहीं है। मिनरल्स आर नेटिव फॉर्म्स इन विच मेटल एग्जिस्ट, ठीक है। और फिर ओर्स आर यूजुअली एडेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स इकोनॉमिकली। लार्ज नंबर ऑफ ओर्स आर प्रेजेंट। ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स ही हैं। ओर्स आर मिनरल डिपॉजिट्स। अब अलग अलग और के अलग अलग मेटल्स मिलते हैं तो उसकी टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट होती है मेनली, तो बाकी काओलिनाइट भी होती है। आयरन के लिए मेन से मेन मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होती है। बाकी साइडराइट आयरन पिरेट्स भी होती है। कॉपर के लिए कॉपर फिरिट्स और मेल्चाइट मेन होती है। फिर भी कुप्राइट और कॉपर गैलेंस भी होती है। जिंक के अंदर जिंक ब्लेंड मेन होती है। कैलामाइन और जिंकाइट भी होती है। स्टेप्स इन मेटलर्जी प्रोसेस। वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द extraction of metal from their ores and refining of them for use are referred to as metallurgy। The following are the various steps in the metal extraction or metallurgical processes। Crushing। First step is crushing. Second step is the concentration of ore, means these are in sequence. You can take screenshot if you need। The concentration of ore to metal oxide, reduction of metal oxide to metal, refining or purifying of metal। Crushing जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था is a method of purification। So let's start। In crushing, ore is crushed using heavy rollers। The first process in metallurgy is crushing of ore into fine powder in a crusher। इसका मतलब जो क्रशिंग है उसके अंदर जो भी ओर होती है वो अच्छे से चूरन बना लिया जाता है उसका हेवी रोलर्स में, जैसा आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। ये भी सेम सारी चीजें। ये फर्स्ट प्रोसेस है मेटलर्जी के अंदर जिसके अंदर फाइन पाउडर बना दिया जाता है ओर का। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो कि सेकंड मेथड है। इट कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड्स। इसे कई मेथडों से किया जा सकता है। फर्स्ट, हाइड्रोलिक या ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड, फ्लोटेशन, केमिकल मेथड। ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ हो रही है। हाइड्रोलिक और ग्रेविटी सेपरेशन, दिस इज यूज्ड व्हेन ओर एंड इंप्योरिटीज हैव डिफरेंट डेंसिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो ओर है और जो इंप्योरिटी है उन दोनों की जो डेंसिटी होती है ना वो कम ज्यादा होती है। अब डेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो नीचे तैरेंगे नहीं, नीचे डूब जाएंगे। और
अगर डेंसिटी कम होगी तो वो पानी के ऊपर तैर जाएंगे, सिंपल। तो फिर इसीलिए ये यूज किया जाता है। अब ये इधर देख सकते हैं, जैसे ये इधर क्रश्ड ओर है जो कि फर्स्ट मेथड के अंदर हो चुका था, जैसे पानी प्रेशर के साथ आता है और जैसे जैसे ये इधर आता है तो फिर जो ऊपर जिसकी डेंसिटी कम थी वो तो निकल जाएगा, बाकी जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो इधर ग्रूव्स के अंदर अटक जाए। इधर भी है, जो ज्यादा डेंसिटी वाले वो इधर नीचे डूब गए और कम डेंसिटी वाले ऊपर तैर गए। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज यूज्ड व्हेन ईदर और इम्प्योरिटी है मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब जो ओर और इम्प्योरिटी है उनके अंदर मैग्नेटिक सेपरेशन हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी एक की। अगर मान लो अगर एक मैग्नेट है, उसके पास में अगर एक आयरन को रखोगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात, अट्रैक्ट हो जाएगा। पर अगर वुड को रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे ही कुछ होना चाहिए इम्प्योरिटी और के साथ, और के साथ। अगर और मैग्नेटिक है तो और चिपक के रह जाएगी, और अगर इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है तो फिर वो मैग्नेट के चिपक के रह जाएगी। तो फिर इससे आसानी से सेपरेशन हो सकता है। और दोनों मैग्नेटिक है तो फिर ये मेथड नहीं होता है। तो फिर सबसे पहले इधर जो ओर है वो पाउडर्ड है, वो इधर ऐसे नीचे गिर रही है इधर से। अब ये जो आपको रोलर के ऊपर ये जो एक छोटी सी थिन शीट है ना, इसे हिंदी में पट्टा बोलते हैं। ये छोटा सा थिन शीट होती है रबर की, जो कि ऐसे इसके अराउंड घूमेगा। जो मैग्नेट है इनके पीछे एक मोटर कनेक्टेड है जो कि इसे ऐसे ऐसे घुमाता है। अब ऐसे घूमेगा तो फिर ये जो इसके ऊपर जो लगा हुआ है, ये देखिए ये जो ऊपर लगा हुआ है वो इसके साथ ही चला जाएगा। और अगर वो मैग्नेटिक है तो इस मैग्नेटिक जो रोलर है इसके साथ चिपक जाएगा। अगर नहीं है तो इधर नीचे कलेक्टर के अंदर गिर जाएगा। और ये इधर लिखा हुआ है ना, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। और अगर वो चिपकने वाला है तो फिर इधर आएगा धीरे धीरे और इधर चिपक जाएगा। और फिर जैसे ही ये जो थिन शीट है वो दूर हो जाएगी मैग्नेट से, वो नीचे गिर जाएगा और दूसरे कंटेनर में गिर जाएगा। इससे भी सेपरेशन हो गया। अब फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ मतलब झाग। जैसे अगर कभी भी आपने खेला होगा, जनरली बच्चे तो खेलते ही हैं, बबल्स से पानी के अंदर शैम्पू या फिर साबुन मिला के उन्हें मिक्स करते हैं तो वो झाग बनते हैं, उसी को फ्रोथ बोलते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन ओर एंड इम्प्योरिटी आर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। बस इधर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब अगर ये जब यूज किया जाता है, जब और जो है वो और या इम्प्योरिटी से कोई एक हाइड्रोफोबिक और कोई एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर भागता हो, और हाइड्रोफिलिक जो पानी के अंदर आता हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइड्रोफोबिक है वो पानी के अंदर नहीं आएगा, और हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी में ही आएगा। हाइड्रोफोबिक गेट अटैच्ड टू ऑयल एंड हाइड्रोफिलिक विल बी इन वाटर। ये बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं डायग्राम की मदद से है क्या ये। सबसे पहले जो हवा होती है, हवा को इधर से अंदर ऐसे भेजा जाता है जिससे बुलबुले बने, तभी तो झाग बनेंगे। बिना हवा के कैसे बनेंगे? तो इधर से झाग बनाते हैं। और जो इधर एक मोटर होती है जो कि बहुत तेज तेज घूमती है ताकि तो फिर ऐसे झाग बनाती है। और ये एक मोटर जो कि बहुत तेज तेज घूमती है, और उसके बाद में ये बल्ब बनता है, और फिर ये एयर बबल जो होते हैं वो झाग बना देते हैं। अब जो इधर ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक चीज नहीं है, वो दो चीज है। एक तो वाटर भी है और ऑयल भी है। तो जब वाटर और ऑयल को मिक्स करा जाता है तो फिर ऑयल तो ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे। तो फिर जब झाग बना के अच्छे से करेंगे तो ऑयल जो है वो झाग के फॉर्म में ऊपर आएगा, और जब पानी वो नीचे रह जाए। इसलिए इधर लिखा हुआ है कि हाइड्रोफोबिक जो है वो ऑयल से अटैच हो जाएगा, जो इधर दिख रहा है आपको, और हाइड्रोफिलिक पानी के साथ। ठीक है, हम नेक्स्ट मेथड पे देखते हैं, केमिकल मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। अब कई चीजें जो होती हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जैसे सोल्ट, और कई चीजें नहीं हो पाती है, जैसे ऑयल, सैंड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो फिर ये जब होता है जब सोल्युबिलिटी के अंदर डिफरेंस होता है। और सोल्युबिलिटी डिफरेंस से क्या फर्क पड़ना है?
अब अगर सोल्यूबिलिटी जो डिफरेंस है, अगर एक चीज सोल्यूबल है तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी और दूसरी चीज सोल्यूबल नहीं है तो वो मिक्स नहीं होगी और नीचे रह जाएगी। इससे भी हो सकता है सेपरेशन। तो एग्जाम्पल, लेट्स टेक द मिक्सचर ऑफ सोल्टी एंड मड वाटर। अगर एक पानी के अंदर मड और सोल्ट को मिला दिया जाए तो फिर वो जो नमक है वो तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो मड है वो थोड़ी देर बाद में नीचे सेटल हो जाए। देन फिल्टर आउट द मिक्सचर इन द बिकर इन इवेपोरेट इट। जो कि नमक वाला पानी है उसको एक कंटेनर में करेंगे, उसके बाद उसे इवेपोरेट करेंगे तो फिर देन वाटर विल गेट इवेपोरेटेड एंड सॉल्ट विल लेफ्ट ओवर इन द बिकर। इसका मतलब जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और नमक बच जाएगा। अब नमक भी मिल गया हमें और मड भी मिल गई और पानी भी मिल गया, तो ये डिफरेंस हो गया। However, this is the method which is not in much use in refining of ores. तो फिर ये इतना यूज नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड, concentration of ore to metal oxide. It can be done using some methods. Roasting method in presence of oxygen. इसका मतलब जो concentration of ore to metal oxide है वो कुछ मेथडों से करी जा सकती है। दो मेथड होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जो रोस्टिंग होता है उसके अंदर जो मेथड होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और कैल्सिनेशन में एब्सेंस में। रोस्टिंग हैपन इन सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर मतलब जो ओर्स जो सल्फाइड हो और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स में होता है। अब जो सल्फाइड ओर होती है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है सल्फाइड तो होगा ही, तो फिर उसके अंदर ऑक्सीजन की लैक होती है। ऑक्सीजन होता ही नहीं है तो फिर उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और कैल्सिनेशन के अंदर तो ये कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होती है। कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन तो होता ही है तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इधर 2ZnS प्लस 3O2 है तो फिर इधर Zn मतलब जिंक और S मतलब सल्फाइड। इधर कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा आपको, इसलिए इधर ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अब आगे जब ये होगा तब ये जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड और ये SO2 बन जाएगा तो फिर इधर ऑक्सीजन तो जिंक के साथ हो गया और जो सल्फाइड था वो भी ऑक्सीजन के साथ हो गया। दो अलग अलग हो गए, सल्फाइड और जिंक अलग अलग हो गए। अब बाद में तो आसानी से निकाल सकते हैं हम ऑक्सीजन को इधर से। और कैल्सिनेशन मेथड के अंदर ऑलरेडी होते हैं, जैसे इधर दिख रहा है आपको ZnCO3 तो फिर वो बदल जाता है ZnO प्लस CO2। अब नेक्स्ट पे देखते हैं इन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। इन रिडक्शन ऑफ मेटल्स रिडक्शंस टेक प्लेस। जो रिडक्शन ऑफ मेटल होता है उसके अंदर रिडक्शन काम करता है। इन रिडक्शन एनीवन शुड टेक प्लेस। जो रिडक्शन होता है उसके अंदर कोई भी इनमें से एक चीज होनी चाहिए। इनमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब किसी जैसे जिंक ऑक्साइड उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जैसे जिंक था, जिंक के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन हो गई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनमें से काम करना चाहिए। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन है मेटल ऑक्साइड का मेटल को वो आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हो सकता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल भी होंगे, वो है CO और C मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट do reduction and itself get oxidized and remove oxygen from metal। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन करते हैं और खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ऑक्सीजन को मेटल से निकाल देते हैं। जैसे इधर है Fe+O2 तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन इधर हो गया। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको और भी, जैसे जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड में अगर हम करते हैं रिडक्शन तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को निकाल लेगा। अब ये इधर एक एग्जांपल है ZnO प्लस C
बन जाएगा Zn+CO। मतलब जो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन कर दिया तो जिंक बच गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया। अगर इधर CO होता तो CO2 बन जाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर ऐसे भी हो सकता है। जनरली मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर जो सिल्वर और मरकरी होते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये काम हीटिंग से ही हो सकता है। सिल्वर एंड मरकरी डू नॉट नीड रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस वर्क कैन बी डन बाय हीटिंग देम। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये लास्ट प्रोसेस है पर सबसे इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझना। इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टेक प्लेस। जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करता है टेक प्लेस। अब इधर क्या होता है, सबसे पहले एक प्योर की और एक इम्प्योर की लगाते हैं छोटी छोटी सी रोड। जो इम्प्योर मेटल होता है उसकी तो मोटी रोड लगाई जाती है, मोटी स्ट्रिप, और जो प्योर मेटल होती है उसकी थोड़ी पतली सी स्ट्रिप। ठीक है, तो फिर जो दोनों साइड रखते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल दिया तो फिर इधर दोनों रखा, और फिर जो बैटरी है उसका जो नेगेटिव एरिया है उसे एनोड से कनेक्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव एरिया है उसे कैथोड से कनेक्ट कर दिया। एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल होता है और कैथोड हमेशा प्योर मेटल होता है। और जब ये पास करता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जब ये पास करता है तो फिर क्या होता है, इधर देख सकते हैं आप आसानी से। इधर क्या होता है कि जो, जैसे मैं आपको कॉपर का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कॉपर जो होता है वो Cu होता है, और फिर ऐसे वो इधर से Cu2 माइनस और Cu माइनस और E माइनस करके हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन गया वो तो ऐसे वायर से होके कैथोड पर पहुंच जाता है। ठीक है, कैथोड मतलब प्योर मेटल, और जो Cu2 माइनस होता है वो इधर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास हो जाता है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो इधर नीचे जमा हो जाती है, और इसे एनोड मेटल भी कहते हैं। इधर लिखा हुआ है एनोड के अंदर क्या होता है, Cu। पहले कैथोड देखते हैं, क्योंकि आपने इधर देखा ही है कि कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल होता है और ये इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड होता है। तो फिर पहले कैथोड देखते हैं। कैथोड के अंदर जो Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं वो Cu बन जाते हैं, कॉपर बन जाते हैं। जैसे इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो इधर है Cu2, इधर जो Cu2 नेगेटिव होता है, Cu2 देखिए इधर आपको दिख रहा होगा कि Cu जो है Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में बदल जाता है, और कैथोड के अंदर ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो फिर इधर जो होता है एनोड, ये रहा। अब एनोड से जो इम्प्योर मेटल है वो Cu2 पॉजिटिव आया, इधर से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव ऐसे धीरे धीरे इधर आ गया। अब इम्प्योरिटीज इधर नीचे जमा हो गई, और जो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए वो उधर तार के वे से इधर तक पहुंच गए, और प्योर मेटल की मोटी होती रहती है। फिर धीरे धीरे जो ये होती है लगभग खत्म सी हो जाती है, और प्योर मेटल की मोटी हो जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल इटसेल्फ। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है मेटल इटसेल्फ का। जैसे Cu है कॉपर का, कॉपर को अगर हमें प्योर करना है उसका तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन CuSO4 होता है। ठीक है, अब H2SO4 is added in electrolytic solution in some reaction to make it more efficient and good. H2SO4 जो होता है वो कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में मिलाया जाता है ताकि जो रिएक्शन है वो अच्छे से और जल्दी हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।